आज से 83 साल पहले चलते हैं। 1941 द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, इसलिए ब्रिटेन की तरफ से ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया था। तत्कालीन भारत सरकार को ये लग रहा था कि युद्ध में लड़ाइयाँ लड़ने के कार्यों को पूरा करने के लिए बृहद और विस्तृत खर्च ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसमें बेईमान और असामाजिक व्यक्तियों, चाहे वो सरकारी हों या गैर सरकारी, वो सरकारी पैसे से खुद को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार को ये लग रहा था कि राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली पुलिस और अन्य संस्थाएं इस स्थिति से निपटने में सक्षम नहीं हैं। नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं SBSC द एजुकेशन का खास प्रोग्राम भारत की जांच एजेंसियां। उन सभी ऐसा महसूस किया जा रहा था कि ऐसी परिस्थितियों और लेन देन के मामले को निपटाने के लिए एक अलग संगठन होना चाहिए। तत्कालीन भारत सरकार ने 1941 में एक कार्यकारी आदेश निकाले। उस आदेश के अंतर्गत पुलिस उप महानिरीक्षक अर्थात DIG के अधीन एक विशेष पुलिस स्थापना का गठन किया जाएगा, जिसे हम SPE अर्थात स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते हैं। SPE का काम था कि वो भारत सरकार के युद्ध और आपूर्ति विभाग में होने वाले लेन देन में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों का जांच करेगा। युद्ध और आपूर्ति विभाग में ही SPE को शामिल कर लिया गया था। 1942 के अंत में रेलवे को भी SPE के अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लिया गया, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि भारत सरकार को युद्ध में रणनीतिक रूप से रेलवे को भी शामिल किया गया था, क्योंकि युद्ध में शामिल होने वाले सामानों की आपूर्ति रेलवे के द्वारा ही संचालित की जाती थी। 1945 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन भारत सरकार को ये लग रहा था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की जांच करने के लिए एक संस्था होनी चाहिए। भारत सरकार ने 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम लागू कर दिया, जिसमें SPE को गृह विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। भारत सरकार के सभी विभागों को समावेशित करने के लिए SPE का कार्यक्षेत्र बढ़ाया गया। इसका कार्यक्षेत्र सभी संघ शासित राज्यों पर किया गया और राज्य सरकार की सहमति से राज्यों में भी बढ़ाया जा सकता था। 1947 में देश आजाद हो गया। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अपने हिसाब से काम कर रही थी। साल आता है 1963 का। भारत सरकार की गृह विभाग ने एक संकल्प जारी करके दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना का नाम बदलकर आज का लोकप्रिय नाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या CBI कर दिया। शुरू में केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित केंद्रीय कर्मचारियों के जांच के लिए ही CBI को अधिकार दिए गए थे, लेकिन आगे चलकर जब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और सार्वजनिक उपक्रमों का बढ़ावा हुआ तो उनके कर्मचारी और अधिकारी भी CBI के जांच क्षेत्र में शामिल कर दिए गए। 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो उस राष्ट्रीयकरण के दौरान जितने भी बैंक के कर्मचारी और अधिकारी थे उनको भी CBI के जांच क्षेत्र में आना पड़ा। CBI के संस्थापक निदेशक DP कोहली ने अप्रैल 1963 से मई 1968 तक अपने पद पर अपनी सेवा दी थी। इससे पहले DP कोहली मध्य भारत, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की पुलिस में जिम्मेदार पदों पर अपनी सेवा दे चुके थे। इनके इस विशिष्ट कार्य के लिए सरकार ने 1967 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सुशोभित किया था। 1965 के बाद CBI को आर्थिक अपराध और महत्वपूर्ण पारंपरिक अपराध जैसे हत्या, अपहरण, आतंकवाद जैसे मामलों में जांच के अधिकार दिए गए। शुरुआत में दिल्ली पुलिस स्थापना की 2 शाखाएं थी। पहली शाखा सामान्य अपराध, जिसमें सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार जैसे मामलों की जांच की जाती थी। दूसरा आर्थिक अपराध शाखा, आर्थिक अपराध शाखा जिसमें अलग अलग राजकोषीय कानूनों के उल्लंघन वाले मामलों से निपटती थी। इसको देखते हुए सामान्य अपराध वाली शाखा हर राज्य में कम से कम एक थी, लेकिन आर्थिक अपराध वाली शाखा सिर्फ 4 महानगरों में ही थी, दिल्ली, बंबई, मद्रास और कोलकाता में। इसका मतलब है कि एक ही शाखा के द्वारा कई राज्य क्षेत्र के मामले निपटाए जाते थे। क्योंकि कई सालों में CBI ने निष्पक्षता और दक्षता से कार्य करके तारीफ बटोर चुकी थी। इसकी वजह से पारंपरिक अपराध जैसे हत्या,
अपहरण, आतंकवादी जैसे मामलों में भी सीबीआई जांच की मांग जोर शोर से उठने लगी। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी पीड़ित पक्षों के दायर याचिकाओं में ऐसे मामले को सीबीआई को सौंपना शुरू कर दिया। अब बात कर लेते हैं सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की। सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। लोकपाल अधिनियम 2014 के लागू होने से पहले सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अंतर्गत होता था, जिसमें केंद्र सरकार एक समिति गठित करती थी जिसमें एक अध्यक्ष और 3 अन्य मेंबर होते थे। इसमें केंद्रीय विजिलेंस कमिश्नर, गृह मंत्रालय सचिव और कैबिनेट सचिवालय के समन्वय और लोक शिकायत के सचिव होते थे। ये आवेदकों का भ्रष्टाचार विरोधी मामलों में जांच, अनुभव, वरिष्ठता, ईमानदारी को देखकर केंद्र सरकार को रिकमेंडेशन दे देते थे। इसमें 3 नाम हुआ करता था। केंद्र सरकार इन 3 नामों में से एक को नियुक्त करती थी। जब से लोकपाल अधिनियम लागू हो गया, सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति बदल गई। अब सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी करती है, जिसमें लोकसभा में विपक्षी दल का नेता, यदि विपक्षी नेता नहीं है तो लोकसभा में विपक्ष में बैठ रहे सबसे बड़े दल का नेता, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो उनके स्थान पर सुप्रीम कोर्ट के किसी वरिष्ठतम न्यायाधीश को इस जगह में शामिल कर लिया जाता है। निदेशक की नियुक्ति गृह मंत्रालय से शुरू होती है। अनुभव, वरिष्ठता के आधार पर एक सूची तैयार की जाती है। जांच करने के बाद ये चयन कमेटी को भेज दिया जाता है। चयन कमेटी जिस व्यक्ति को नियुक्त करना चाहती है उसे नियुक्त कर लेती है। बात कर लेते हैं कि निदेशक को हटाया कैसे जाएगा। पहले निदेशक को हटाने के लिए सीवीसी कमेटी लगाए गए एलिगेशन को जांच करके सरकार के पास भेज देते, लेकिन अब निदेशक को हटाने के लिए वही प्रक्रिया लगानी पड़ती है, जिसमें प्रधानमंत्री, सीजेआई और लोकसभा में विपक्ष का नेता शामिल होना चाहिए। उसके बाद ही निदेशक को उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि किसी राज्य में सीबीआई जांच करानी है तो भारत सरकार आदेश दे सकती है। इसमें राज्य सरकार की सहमति होनी जरूरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास अधिकार है कि वो बिना राज्य की सहमति के भी सीबीआई जांच का आदेश दे सकते हैं। आपको बता दें, हर राज्य के पास सीआईडी यानी उनकी खुद की एक जांच एजेंसी होती है, लेकिन सीआईडी और सीबीआई में काफ़ी अंतर होता है।